तो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 4 का एपिसोड 7 कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने सीजन 4 का एपिसोड 1 से 6 या सीजन 3 अभी तक नहीं देखा है तो जाके पहले वो देख लो, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सोलो लेवलिंग के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्वो अंटायरस को हराने के बाद कप ऑफ रिनकार्नेशन यूज करके टाइम को 10 साल पीछे ले जाता है और इस बार वो सारे मॉन्स्टर्स को उनकी ही डायमेंशन में जाकर के खत्म कर देता है। इन सब में उसे 27 साल लग जाते हैं, लेकिन अर्थ पर सिर्फ 2 ही साल बीते होते हैं। फिर जिन्वो वापस अर्थ पर आ जाता है और हम बाकी कैरेक्टर्स को भी देखते हैं जो जिन्वो को भूल चुके होते हैं और सब लोग अपने अपने लाइफ में बिजी होते हैं। इसी के साथ सोलो लेवलिंग की मेन स्टोरी खत्म हो जाती है। अब इसके बाद हम शो का एपिलॉग देखने वाले हैं। अगर एपिलॉग के बारे में नहीं पता तो बता दूं, इसमें शो का फिनाले यानी आफ्टर स्टोरी दिखाई जाती है कि जैसे अब इस दुनिया में कोई मॉन्स्टर नहीं बचा तो जिन्वो क्या करेगा। एपिसोड की शुरुआत होती है जिनचुल से, जो इस नए वर्ल्ड में एक पुलिस ऑफिसर है। वो डेली की तरह अपने ऑफिस का काम कर रहा होता है। तभी कुछ क्रिमिनल्स खुद से सरेंडर करने आ जाते हैं। वो लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे। ऑफिसर उनसे सरेंडर करने का रीजन पूछता है तो क्रिमिनल्स लिटरली डर के मारे कांपने लगते हैं और बोलते हैं, एक मॉन्स्टर नहीं नहीं, एक शैडो जो जमीन के अंदर से निकला और बोला, अगर हम लोग 24 घंटे के अंदर सरेंडर नहीं करते हैं तो। इतना बोल करके वो चिल्लाने लगता है, प्लीज मुझे जेल में डाल दो, ये सारी गलती मेरी है, मैंने ही क्राइम किया है। ये सुनकर के जिनचुल और बाकी ऑफिसर्स काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी एक सीनियर ऑफिसर जिनचुल को मीटिंग रूम में बुलाता है और बोलता है कि हमें इन सब क्रिमिनल्स को रिलीज कर देना चाहिए। ये सुनकर के जिनचुल शॉक हो जाता है और बोलता है, वो लोग खुद से क्राइम कबूल कर रहे हैं तो हम उन्हें रिलीज कैसे कर सकते हैं। सीनियर ऑफिसर बोलता है, ये सब चीजें पिछले कुछ टाइम से हो रही हैं। मुझे ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि इसके पीछे का रीजन पता किया जाए। इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता। हम उन्हें रिलीज तो कर देंगे, लेकिन उन्हें 24 घंटे तक फॉलो करेंगे। तभी हमें पता चलेगा कि ये लोग सच बोल रहे हैं या इसके पीछे किसी का हाथ है। जिस पे जिनचुल पूछता है, अगर सच में वो शैडो मॉन्स्टर आ गया तो। ये सुनकर के बाकी ऑफिसर्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, तुम अभी भी इन सब चीजों में बिलीव करते हो, मॉन्स्टर जैसी कोई चीज नहीं होती है। लेकिन अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो ठीक है, हम अकेले ही चले जाएंगे। जिनचुल तुरंत बोलता है, नहीं नहीं, मैं भी चलूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एक वेयर हाउस में, जहां वो क्रिमिनल्स रो रहे होते हैं और बोलते हैं, आप मुझे यहां छोड़ के मत जाओ, मैं मर जाऊंगा, आप मेरी बातों पर विश्वास करो। ऑफिसर उन्हें समझाता है, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम यही हैं, हमें बस कुछ चेक करना है। दूसरा ऑफिसर गाड़ी देख करके कहता है, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं 24 घंटे पूरे होने में, उसके बाद सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तभी जिनचुल को कुछ अजीब सा फील होता है। वो मन में सोच रहा होता है, यहाँ की हवा में कुछ तो अलग बात है, पता नहीं क्यों इतना फेमिलियर सा फीलिंग आ रहा है। दूसरा ऑफिसर बोलता है, सर टाइम हो गया, मतलब 24 घंटे पूरे हो गए हैं, अब किसी भी वक्त वो शैडो मॉन्स्टर आ सकता है। ये सुनते ही क्रिमिनल्स डर के मारे कांपने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बीत जाती है और वहां कोई नहीं आता। ऑफिसर बोलता है, तुम लोगों ने कहीं साथ में नशा तो नहीं किया था। क्रिमिनल कहता है, नहीं सर, मुझे बिल्कुल याद है, वो एक मॉन्स्टर ही था, लेकिन पता नहीं वो इस बार क्यों नहीं आ रहा। ऑफिसर बोलता है, हाँ हाँ बहुत हुआ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर बैठा, मॉन्स्टर जैसी कोई चीज नहीं होती है। और इतना कह करके वो लोग जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक उनके पीछे से शैडो बाहर निकल आते हैं। जिनचुल को छोड़ करके बाकी 2 ऑफिसर को वो दूर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। हमें दिखता है कि वो जिन्वो के एंट सोल्जर होते हैं। उन्हें देख करके जिनचुल बिल्कुल फ्रीज हो जाता है और वो क्रिमिनल भी काफी ज्यादा डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन एंट सोल्जर उस क्रिमिनल को लिटरली वहीं पे जान से मार देता है। फिर वो जिनचुल की तरफ देख करके हल्का से स्माइल करता है और वहां से गायब हो जाता है। जिनचुल पूरा कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है, ये कैसे पॉसिबल है, क्या वो मॉन्स्टर मुझे जानते हैं। मुझे ये अजीब सा फीलिंग क्यों हो रहा है कि जो कुछ यहाँ हुआ, मैं पहले भी इस तरह की सिचुएशन में रह चुका हूँ। फिर सीन कट होता है। सीनियर ऑफिसर सबको डांट रहा होता है। जो क्रिमिनल खुद सरेंडर करने आया था
वो अचानक से कैसे गायब हो गया और तुम लोग अपना ये हाल करवा के आ रहे हो? सब ऑफिसर सॉरी बोलते हैं। जिनचुल भी सच नहीं बताता कि क्रिमिनल मर चुका है। वो बोलता है, मैं बेहोश हो गया था और जब होश आया तो दोनों ऑफिसर बेहोश थे, इसीलिए मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया। सीनियर ऑफिसर बोलता है, ये बात हमारे बीच रहनी चाहिए। ऊपर तक बताई गई तो हम सब सस्पेंड हो सकते हैं। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं जिनचुल को रिसर्च करते हुए इस तरह के केसेस पर जहां क्रिमिनल्स खुद सरेंडर करते हैं। उसे पता चलता है कि सिर्फ यहां नहीं, अलग अलग पुलिस स्टेशन में भी ये हो रहा है। वो नोटिस करता है कि इस तरह के केसेस इस साल के फरवरी से शुरू हुए हैं। उससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब सीन शिफ्ट होता है स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में, जहां प्रिंसिपल एक टीचर से न्यू स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा होता है। प्रिंसिपल बोलता है कि वो स्टूडेंट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि वो 2 साल के लिए घर छोड़ करके भाग गया था और इसी वजह से उसे उसके लास्ट स्कूल से एक्सपेल भी कर दिया गया था। प्रिंसिपल पूछता है, क्या तुम उसे हैंडल कर लोगे? टीचर कॉन्फिडेंट के साथ बोलता है, मेरा काम ही यही है। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को उनकी औकात दिखाई है। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल के असेंबली हॉल में, जहां हमें फाइनली जिन्वू दिखता है। उस टीचर की नजर भी जिन्वू पर पड़ती है और वो सोचता है, अच्छा तो ये है न्यू स्टूडेंट। तभी वो नोटिस करता है कि जिन्वू ने एक हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं। वो मन में सोचता है, वाह, स्कूल का पहला दिन ही है और उसने नियम तोड़ दिया। अभी इसको सबक सिखाता हूं। वो जिन्वू के पास जाकर के बोलता है, ओए बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्कूल में ग्लव्स पहनकर आने की? लेकिन जिन्वू जैसे ही पीछे मुड़ करके उसकी तरफ देखता है, टीचर की लिटरली फट जाती है क्योंकि उसे जिन्वू के अंदर मॉन्स्टर दिखने लगते हैं और उसे काफी खतरनाक ऑरा फील होता है। टीचर तुरंत मुंह फेर लेता है और किसी और बच्चे को डांटने का नाटक करने लगता है। वो मन में सोचता है, ये क्या था? क्या मुझे कोई इल्यूजन दिखाई दे रहा है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इधर बेलियन जिन्वू से बोलता है, माय किंग, लगता है उसने हमें देख लिया। जिन्वू बोलता है, हाँ मुझे पता है, और मन में सोचता है, कहीं इस वर्ल्ड में रहने का ये साइड इफेक्ट तो नहीं है। सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम में, जहां जिन्वू शांति से बैठा होता है। तभी कुछ लड़के आकर के उसे बुली करने लगते हैं। वो उसके ग्लव्स का मजाक उड़ाते हैं और उसे उतारने को बोलते हैं। जिन्वू उन्हें टोटली इग्नोर करता है और पढ़ाई पर ध्यान देता रहता है। ये देख करके वो लोग और ज्यादा चिढ़ जाते हैं। ये सब देख करके बैरू को भी गुस्सा आ जाता है। वो जिन्वू से बोलता है, माय किंग, आप अगर इजाजत दें तो मैं इन मूर्खों का गला काट के आपके पैरों में रख दूंगा। जिन्वू तुरंत बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर वो अपने मन से ही ग्लव्स उतार करके उन्हें दिखाता है। हमें दिखता है कि उसका हाथ पूरी तरह से जला था। वो वही बर्न मार्क था जो उसे ड्रैगन किंग अंटायरस से फाइट करते वक्त लगा था। ये एक परमानेंट इंजरी था जिसे जिन्वू भी हील नहीं कर सकता था। इतना भयानक इंजरी देख करके वो स्टूडेंट्स डर जाते हैं। जिन्वू कामली बोलता है, क्या इससे पहले तुमने कभी बर्न मार्क्स नहीं देखे क्या? स्टूडेंट्स तुरंत कहते हैं, भाई मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस क्यों हो रहे हो? और वो लोग डर के वहां से चले जाते हैं। लेकिन बैरू को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उनके पीछे जाने लगता है। जिन्वू बोलता है, तुम उनके पीछे क्यों जा रहे हो? उन्हें छोड़ दो। लेकिन तब तक बैरू ऑलरेडी उन सब स्टूडेंट्स का पैर फंसा करके उन्हें जमीन पर गिरा देता है, जिसकी वजह से उनकी सबके सामने बेइज्जती हो जाती है। हमें दिखता है कि इस स्कूल में जिन्वू का एक दोस्त भी होता है। वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है, तुम काफी बदल गए हो 3 सालों में। अब तो तुम किसी से डरते ही नहीं। क्या तुम एक्सरसाइज वगैरह करते हो? जिन्वू बोलता है, हाँ मैंने काफी ट्रेनिंग की है। दोस्त पूछता है, तो क्या तुम स्कूल के एथलेटिक क्लब में ज्वाइन करना चाहोगे? जिन्वू बोलता है, हाँ एक्चुअली मुझे ये क्लब ज्वाइन करना तो था। फिर हमें दिखता है जिन्वू ट्रैक एंड फील्ड क्लब के कैप्टन के पास जाता है, जहां लोग रनिंग प्रैक्टिस करते हैं। वो लोग जिन्वू को देख के शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम दोनों सच में हमारा क्लब ज्वाइन करना चाहते हो? जिन्वू कहता है, सिर्फ मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये सुनते ही बाकी क्लब मेंबर्स आ जाते हैं और जिन्वू का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो पूछते हैं, क्या तुमने पहले कभी रेस या रनिंग प्रैक्टिस की है? जिन्वू बोलता है, नहीं। वो लोग हंस करके बोलते हैं, हम लोग सिर्फ स्पोर्ट्स टैलेंट को एक्सेप्ट करते हैं, तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, फिर क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? जिन्वू बोलता है,
क्योंकि मैं किसी से आने वाले कंपटीशन में मिलना चाहता हूँ। हमें पता चलता है कि वो पर्सन कोई और नहीं, चाहीन ही होती है, जो उस वर्ल्ड में हंटर बनने से पहले एक टैलेंटेड रनर थी और अपने स्टेट को रिप्रेजेंट भी कर चुकी थी। जिन्वो सोचता है इस वर्ल्ड में भी अगर वो यही ड्रीम फॉलो करेगी तो मैं शायद उससे फ्यूचर में मिल पाऊंगा। क्लब कैप्टन फाइनली मान जाता है और बोलता है ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है, वहां जो लड़का खड़ा है ना, वो हमारे ग्रुप का सबसे स्लो रनर है। अगर तुम उसे हरा दोगे तो तुम क्लब ज्वाइन कर सकते हो। बट रियलिटी में वो लड़का स्लो रनर नहीं होता, बल्कि लास्ट ईयर की रेस में वो थर्ड आया था। लेकिन जिन्वो स्कूल में नया है, इसीलिए उसे हिस्ट्री नहीं पता। फिर भी जिन्वो रेडी हो जाता है और रेस स्टार्ट होती है। इधर हमें फिर से वही टीचर दिखता है जो स्मोक ब्रेक के लिए अपने ऑफिस से बाहर निकला होता है। तभी उसकी नजर जिन्वो पर पड़ती है, जो बाकी स्टूडेंट के साथ दौड़ रहा होता है। एक टीचर आके बताता है वो सच में काफी टैलेंटेड है। अब तक वो 20 लैप लगा चुका है, फिर भी उसका स्टेमिना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। टीचर सोचता है शायद मैंने इसको गलत समझ लिया, ये तो सच में काफी टैलेंटेड स्टूडेंट है। तभी अचानक उसे फिर से वही डार्क ऑरा रेस फील्ड पर दिखाई देने लगता है। वो घबरा जाता है और सोचता है क्या ये इल्यूजन है, ये सब सच कैसे हो सकता है। वो इतना बोल ही रहा होता है कि तभी उसके सामने बैरू आ जाता है और जोर से रोर करता है। ये देख करके टीचर लिटरली वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी पीछे से इग्रिस बोलता है मैंने मना किया था ना तुम्हें। बैरू बोलता है मुझे पता नहीं था कि वो हमें सच में देख सकता है। इसके बाद हमें फिर से जिनचुल दिखाई देता है, जो एक रेस्टोरेंट में होता है और उसके साथ एक और ऑफिसर होता है। दोनों उस एंट मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी उनकी बातें सुन लेता है और उनके पास आकर बोलता है कहीं तुम उस एंट मॉन्स्टर के बारे में तो बात नहीं कर रहे जिसका हेड एंट जैसा है और बॉडी ह्यूमन जैसी। हमें दिखता है कि वो आदमी असल में जिन्वो का टीचर होता है, जिसे जिन्वो के शैडो सोल्जर दिखाई देते हैं और वो पूरा नशे में होता है। ये सुनकर के जिनचुल शॉक हो जाता है, लेकिन टीचर बोलता है सॉरी, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली है, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। और इतना बोल करके वो वहां से चला जाता है। जिनचुल उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकता। पर जिनचुल तो एक डिटेक्टिव है, वो उसका फॉलो करके उस स्कूल का पता लगा लेता है जिसमें जिन्वो पढ़ता है। जैसे ही वो स्कूल के पास जाता है उसे एक भयानक ऑरा फील होता है। वो समझ जाता है कि उसके सारे सवालों का जवाब यहीं मिलेगा। फिर वो थोड़ी और रिसर्च करके जिन्वो का पता लगा लेता है और उसके क्लास में जाकर के टीचर से पूछता है क्या यहाँ कोई जिन्वो नाम का स्टूडेंट है। ये देख करके जिन्वो काफी इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है भले ही उसके पास पास्ट लाइफ की मेमोरी ना हो, लेकिन फिर भी उसने मुझे ढूंढ लिया। फिर वो लोग क्लास से बाहर जाकर के हॉलवे में मिलते हैं। जिनचुल बोलता है सॉरी, मैंने तुम्हें क्लास के बीच में डिस्टर्ब किया। जिन्वो बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन वो मन ही मन में बहुत खुश होता है कि जिनचुल उससे मिलने आया है, क्योंकि लगभग 30 साल हो चुके थे जिनचुल से मिले हुए। इधर जिनचुल को भी एक स्ट्रेंजर फीलिंग आ रही थी। वो सोचता है आखिर एक स्टूडेंट के फेस पर इतना चार्म कैसे हो सकता है। फिर जिनचुल अपने पॉकेट से एक ड्राइंग निकालता है और दिखाकर बोलता है क्या तुमने कभी इस तरह का एंट देखा है। जिन्वो सोचता है वाह, ये तो ड्राइंग भी काफी अच्छी करता है। जिन्वो ड्राइंग को करीब से देखता है और बोलता है हाँ। ये सुनकर के जिनचुल शॉक हो जाता है और बोलता है क्या, कब, कहाँ, मुझे जल्दी से बताओ, तुमने ये कहाँ देखा, क्या ये कोई मॉन्स्टर है और आखिर तुम हो कौन। लेकिन जिन्वो बोलता है ये तो वही मॉन्स्टर है जो ड्रामा और मूवीज में होते हैं, जिसे स्पेशल इफेक्ट से क्रिएट किया जाता है और जिसे बच्चे देखना पसंद करते हैं। ये सुनकर के जिनचुल और कंफ्यूज हो जाता है। उसने ये आंसर बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिनचुल ड्राइंग को जिन्वो से छीन लेता है और बोलता है छोड़ो कोई बात नहीं, और वहां से जाने लगता है। तभी जिन्वो बोलता है मुझे आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, क्या आप मुझे वो ड्राइंग दे सकते हो। तभी बैरू जिन्वो से बोलता है माय किंग, आप प्लीज उस सड़ी हुई ड्राइंग को मत लीजिए, मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं दिखता। लेकिन जिनचुल ड्राइंग दे देता है और बोलता है हाँ तुम ये रख सकते हो, और वहां से चला जाता है। फिर जिनचुल क्लास में वापस जाता है तो सभी लड़कियां उसे घेर लेती हैं और पूछती हैं कि वो डिटेक्टिव को कैसे जानता है।
वो उसकी तारीफ करने लगती हैं, तुम तो बहुत ऑसम हो, वगैरह वगैरह। ये देख करके क्लास के लड़के जेलस हो जाते हैं और उनमें से कुछ लड़के जिन्वू को बुली करने आ जाते हैं। वो बोलते हैं, तू अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार कहां समझता है, चल फाइट करते हैं। तभी उन लड़कों में से एक को कोई पीछे से पकड़ लेता है। हमें दिखता है कि ट्रैक एंड फील्ड का कैप्टन और बाकी क्लब मेंबर वहां आ गए थे। वो बुली लड़कों को पकड़ करके जिन्वू से बोलते हैं, अच्छा हुआ हम टाइम पे आ गए, वरना तुम इन सब की बैंड बजा देते। जिन्वू बोलता है, मजाक मत करो, ये बताओ यहाँ क्यों आए हो। असल में जिन्वू रेस में फर्स्ट आया था और क्लब के सभी मेंबर्स को हरा दिया था, इसीलिए वो लोग जिन्वू को रिस्पेक्ट करने लगे थे और उसे अपना दोस्त बना लिया था। कैप्टन बोलता है, मैं तुम्हें पार्टी में इनवाइट करने आया था, हमारे क्लब में न्यू मेंबर ऐड हुआ है, इसीलिए आज शाम को हमने एक पार्टी रखी है, तुम फ्री हो ना। जिन्वू बोलता है, हाँ बिल्कुल। वो बोलते हैं, ठीक है, क्लास के बाद मिलते हैं फिर। और वो अपने साथ उन 4 बुली स्टूडेंट्स को भी ले जाते हैं। फिर जब छुट्टी होती है तो जिन्वू उनके साथ जाने लगता है, लेकिन तभी स्कूल के गेट पर फिर से जिनचुल दिखाई देता है। जिनचुल बोलता है, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। जिन्वू अपने दोस्तों को बाय बोल करके जिनचुल के साथ चला जाता है। जिन्वू बोलता है, क्या बात है, जल्दी बता सकते हो, मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है। जिनचुल धीरे से बोलता है, हंटर संग जिन्वू, क्या ये सच में तुम ही हो। इतना बोलते ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जिनचुल स्कूल में जिन्वू से मिलने गया था और ड्राइंग दे करके जाने लगता है तो वो सोच रहा था, मैं फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी बातों पर कौन नॉर्मल आदमी विश्वास करेगा। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है, चेयरमैन क्या आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो। वो आवाज उसकी पुरानी मेमोरी से आती है। जिनचुल कंफ्यूज हो जाता है और पीछे मुड़ करके देखता है, पर वहां कोई नहीं था। वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे फिर वही आवाज सुनाई देती है और धीरे धीरे उसकी पूरी मेमोरी वापस आने लगती है। जैसा कि आपको पता है, पुराने वर्ल्ड में जिन्वू ने मोनार्च और रूलर्स के बारे में सबसे पहले जिनचुल को ही बताया था। जैसे ही जिनचुल को सब याद आता है, वो सर पकड़ करके बैठ जाता है और सोचता है, आखिर ये सब कैसे पॉसिबल है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां जिनचुल और जिन्वू एक पार्क में वॉक कर रहे होते हैं। जिनचुल बोलता है, आखिर कितने समय से तुम अकेले दूसरे डायमेंशन में फाइट कर रहे हो। जिन्वू धीरे से बोलता है, 27 साल हो गए। ये सुनकर के जिनचुल शॉक हो जाता है और जिन्वू से पूछता है, क्या तुम्हें इस चीज का रिग्रेट नहीं होता। जिन्वू बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, अगर मुझे ये सब दोबारा करने का मौका मिले तो हर एक बार मेरा डिसीजन सेम ही रहेगा। फिर वो लोग और भी बातचीत करते हैं। जिन्वू बताता है कि अब वो बुढ़ा भी नहीं हो सकता, मतलब अब वो हमेशा यंग रहेगा, एक तरह की इमॉर्टल वाली पावर। जिनचुल काफी इम्प्रेस हो जाता है और पूछता है, क्या तुमने कभी सोचा है फ्यूचर में क्या करोगे। जिन्वू बोलता है, अब तक तो ऐसा कुछ नहीं सोचा। जिनचुल बोलता है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ मिलकर के काम करो। जिन्वू बोलता है, अगर मैं पुलिस बन जाऊंगा तो बाकी ऑफिसर के पास कुछ बचेगा ही नहीं करने को। जिन्वू फाइनली बहुत सालों के बाद खुश था, क्योंकि इतने सालों से वो अकेला बैटल करते आ रहा था, उससे हालचाल पूछने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन अब फाइनली उसे कोई मिल गया था जिसको उसकी असली आइडेंटिटी पता थी। फिर जिन्वू वहां से चला जाता है। टाइम बीतते चला जाता है और कुछ महीनों बाद हमें एक आदमी दिखता है जो कुछ ऐसा देख लेता है जिससे वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। इसीलिए वो इमरजेंसी कॉल सेंटर में कॉल करके रिपोर्ट करता है। वो बताता है, यहाँ आसमान में कुछ अजीब सा दिख रहा है और उसमें से क्रैक आ रहा है। हमें दिखता है कि वो एक गेट होता है। जी हाँ, इस वर्ल्ड में भी अब गेट्स खुलने लगे थे। दूसरी तरफ हम जिन्वू को देखते हैं जो अपने रूम में होमवर्क बना रहा होता है और इग्रिस उसकी हेल्प कर रहा होता है। तभी उसे गेट का प्रेजेंस फील होता है। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहां रूलर का मैसेंजर को भी बुलाता है। जिन्वू सीधे पूछता है, क्या ये सब रूलर्स कर रहे हैं। वो बंदा डर जाता है और बोलता है, नहीं नहीं, ये हमारा काम नहीं है, और वैसे भी जो लोग ये कर रहे हैं उनका डायमेंशन क्रॉस करने का मेथड हमसे बिल्कुल अलग है। जिन्वू पूछता है, तो क्या तुम्हें पता है इनके पीछे किसका हाथ है। रूलर बताता है,
वो लोग एक जाइंट मॉन्स्टर के रेस हैं जो दूसरे प्लेनेट पर पाए जाते हैं। वो लोग खुद को जिंदा रखने के लिए रॉक्स कंज्यूम करते हैं। उन्हें टाइटन्स के नाम से भी जाना जाता है। जिन्हो पूछता है, तुमने तो कप ऑफ इनकारनेशन काफी बार यूज किया है, पर ऐसा कुछ पहले के टाइमलाइन में क्यों नहीं हुआ? रूलर बोलता है, पहले वो लोग मोनार्क्स जिनके पास बहुत ज्यादा पावर होती है उनको ट्रैक किया करते थे, लेकिन अब इस वर्ल्ड में मोनार्च ही नहीं है, तो वो लोग अर्थ पर आने वाले हैं। फिर रूलर जिन्हू से बोलता है, अब चिंता मत कीजिए, रूलर ने अपनी आर्मी भेज दी है उनको रोकने के लिए। जिन्हू बोलता है, अब बहुत देर हो चुकी है, रूलर्स को आने में काफी टाइम लगेगा और तब तक तो अर्थ पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसीलिए इस थ्रेट को मैं संभाल लूंगा। अब हम फिर से वो एरिया देखते हैं जहां गेट खुला था। असल में वो एक डेजर्ट होता है जो यूएसए में है। हमें दिखता है कि वहां काफी सारे मिलिट्री और साइंटिस्ट टीम गेट को ऑब्जर्व करने आ चुके हैं। इस वर्ल्ड में उन्होंने कभी गेट नहीं देखा, इसीलिए किसी को पता ही नहीं होता कि ये क्या चीज है। लेकिन तभी अचानक हमें दिखता है कि सारे मिलिट्री वाले, उनके टैंक्स और उनके व्हीकल्स सब हवा में उड़ने लगते हैं। वो लोग शॉक हो जाते हैं, ये कैसे हो रहा है? हमें पता चलता है कि ये सब जिन्हू कर रहा था। वो उन सबको गेट से दूर एक सेफ जगह पर पहुंचा देता है, क्योंकि उसे पता था कि ये टैंक्स वगैरह किसी काम के नहीं है। फिर जिन्हू फाइट के लिए रेडी हो जाता है। वो बोलता है, अब स्टेज सेट है हमारे गेस्ट के लिए, मैं फील कर पा रहा हूं कि वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। इसके बाद जिन्हू अपना डैगर निकाल लेता है। तभी हम आसमान में देखते हैं कि बहुत बड़े नंबर में जाइंट टाइटन्स की आर्मी गेट से बाहर आने लगते हैं। वो लोग जैसे ही जिन्हू को देखते हैं तो बोलते हैं, ये क्या मजाक है, यहाँ तो सिर्फ एक ही बंदा हमें रोकने आया है। जिन्हू बोलता है, तुम्हें सच में लगता है कि मैं अकेला हूं? और तभी जिन्हू अपनी पूरी शैडो आर्मी को समन कर लेता है, जो पूरे टाइटन्स के आर्मी को सराउंड कर लेते हैं। फिर वो अपने सोल्जर्स को अटैक करने का ऑर्डर देता है। और इधर हम यूएसए के व्हाइट हाउस देखते हैं, जहां मीटिंग चल रही होती है इस गेट से निकले मॉन्स्टर्स के बारे में। असल में जिन्हू और टाइटन्स की बैटल ड्रोन से रिकॉर्ड करी जा रही थी और अब यूएसए गवर्नमेंट तक वो फुटेज पहुंच चुकी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ पहली बार देखा था, इसीलिए उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। वो टाइटन्स को देखकर तो शॉक होते ही हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जिन्हू को देख करके शॉक होते हैं, जो उनसे फाइट कर रहा था। सब लोग जिन्हू की रियल आइडेंटिटी जानने की कोशिश करते हैं। ये कौन है, किस कंट्री से है, इसके पास इतनी पावर्स कैसे हैं? लेकिन अफसोस, वहां किसी को भी कुछ नहीं पता होता। इधर बैटलफील्ड में जिन्हू की आर्मी सब टाइटन्स की बैंड बजा रही होती है। टस्क उनको फायर ब्लास्ट से जला रहा होता है। हालांकि टाइटन्स नंबर में काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन जिन्हू और उसके आर्मी काफी आसानी से उन टाइटन्स को खत्म किए जा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक सबसे बड़ा टाइटन जिन्हू के सामने आता है और बोलता है, मुझे लगा नहीं था कि इस तरह का टैलेंट किसी और दूसरे प्लैनेट पर एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन तुम्हें अपने पावर का यूज करने के लिए माना की जरूरत होती है। इससे क्लियरली पता चलता है कि तुम लोगों का रेस अभी भी बहुत अनडेवलप्ड है। फिर वो अपना फॉर्म चेंज करके छोटे साइज का बन जाता है और बोलता है, हम लोगों को अपनी फुल स्ट्रेंथ से फाइट करने के लिए बस अपना साइज छोटा करना पड़ता है। और फिर वो जिन्हू की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, अगर तुम अभी भी मुझसे माफी मांग लोगे तो शायद मैं तुम्हें फॉरगिव कर दूं। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी लाइन कंप्लीट कर पाता, बेलियन बीच में आ जाता है और उसका सर काट देता है। फिर बेलियन जिन्हू के सामने सर झुकाकर बोलता है, माय किंग, कहीं मैंने आपकी कन्वर्सेशन बीच में तो डिस्टर्ब नहीं कर दी? इसके बाद वो लोग मिल करके धीरे धीरे सारे टाइटन्स को खत्म कर देते हैं। अब इसके बाद हम फिर से यूएसए गवर्नमेंट को देखते हैं, जो अभी भी जिन्हू की आइडेंटिटी पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो बात कर रहे होते हैं कि कैसे उसने उन मॉन्स्टर्स को आसानी से हरा दिया। अगर वो नहीं होता तो आज पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुका होता। हालांकि ये सब न्यूज अभी तक सिर्फ गवर्नमेंट को ही पता थी, पब्लिक को कुछ नहीं बताया गया था, क्योंकि पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती थी। हम देखते हैं कि उस मीटिंग रूम में माइकल भी होता है, जो इस वर्ल्ड में इंटेलिजेंस एजेंसी का डायरेक्टर है।
वो सजेस्ट करता है कि हमें लेडी सेलनर से पूछना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ उसने ही भविष्यवाणी किया था, तो शायद वो ये भी बता सके कि ये मिस्टीरियस पर्सन की आइडेंटिटी क्या है। कुछ दिन बाद हम फिर से जिनवू का स्कूल देखते हैं, जहां जिनवू रेस वाले फील्ड पर अपने बाकी दोस्तों के साथ होता है। तभी जिनवू एक लड़के को देख करके शॉक हो जाता है। उसका नाम किम चुल होता है और वो असल में और कोई नहीं, आयरन होता है, जो पिछले वर्ल्ड में जिनवू का शैडो सोल्जर रह चुका था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। बाकी आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मतलब मेन स्टोरी के खत्म होने के बाद कहीं बोरिंग तो नहीं हो रहा? अगर बोरिंग हो रहा हो तो कमेंट में जरूर बता देना। नेक्स्ट एपिसोड से थोड़ा शॉर्ट रखने की ट्राई करूंगा, वरना इसी तरह डिटेल में ही एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और अगर नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहिए तो 4K लाइक और 500 कमेंट कंप्लीट कर दो।